आपको मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इसके बाद में मिश्रित खेती और बहुखंडी फसलोत्पादन यानी मल्टीपल स्टोरीड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती तक पढ़ाया था हमने। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। आज हम आपको बहुफसली खेती मल्टीपल क्रॉपिंग बताते हैं। एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगाना बहुफसली खेती यानी मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, भूभाग की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में 2, 3 या 4 फसलें तक उगाई जा सकती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न समस्या का हल बहुफसली खेती द्वारा ही संभव है। बहुफसली कार्यक्रम अपनाने से प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, साथ ही बेरोजगारों को कार्य भी मिल जाता है। इसकी मूलभूत आवश्यकताएं देखिए। बहुफसली खेती की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे नियंत्रित व निश्चित सिंचाई की सुविधाएं। अगला देखिए, ध्यान से सुनते जाइए, सब बता रहे हैं। कृषि साधनों जैसे रासायनिक खाद, बीज, कीट व रोगनाशक रसायनों की उपलब्धता, कुशल व सामान्य श्रम की पर्याप्त उपलब्धता, बाजार सुविधा, उपज का आकर्षक मूल्य, इस प्रकार की ये जो हैं मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब आप देखिए इसके बहुफसली खेती के कुछ फसल चक्र समझिए। जैसे मक्का, गेहूँ, आपने खरीफ में मक्का बो दिया और रबी में गेहूँ बो दिया। मक्का, लोबिया, गेहूँ। इसी प्रकार और देखिए हरे चारे की फसल चक्र देखिए ज़रा सा। जैसे मक्का, जई, मक्का, लोबिया, ज्वार या बाजरा या मक्का और इसके साथ रिजका। तो इस प्रकार करके ये उदाहरण हैं। अब आप रिले क्रॉपिंग समझिए। रिले क्रॉपिंग क्या है? यह फसल उगाने की एक प्रणाली है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसलें यानी सक्सीडिंग क्रॉप्स पूर्ववर्ती खड़ी फसल यानी प्रीसीडिंग क्रॉप में बो दी जाती हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे धान की फसल खेत में खड़ी है और उसमें खड़ी फसल में ही हम बरसीम के बीज को बो देते हैं, तो ये आपकी रिले क्रॉपिंग है। समझ में आया कि नहीं? जैसे उदाहरण और समझिए इसको अच्छी तरह से। सर्वप्रथम मक्का गंगा नंबर 3 जुलाई के प्रथम सप्ताह में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में बो दी जाती हैं, जिससे अक्टूबर के प्रारंभ में काट लिया जाता है। मक्का काटने के 15 दिन पूर्व मक्का की 2 पंक्तियों के बीच में तोरिया टाइप 9 बो दी जाती है। इसे 15 दिसंबर तक काट लेते हैं। तोरिया काटने के 1 सप्ताह पूर्व पलेवा कर देते हैं और तोरिया काटकर गेहूं की पछेती जातियां जैसे यूपी 21-21 या यूपी 23-38 बो देते हैं। अप्रैल में गेहूं काटने के 1 सप्ताह पूर्व पलेवा कर देते हैं। गेहूं काटकर मूंग बो दी जाती है। इस प्रकार यह सघन कार्यक्रम हो जाता है। अब देखिए दूसरा, मिश्रित सस्यन तथा अंतरा सस्यन। इसको अंग्रेजी में ध्यान सुनिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। तो पहले आप मिक्स्ड क्रॉपिंग समझिए। जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास यानी विदाउट रो अरेंजमेंट के साथ साथ उगाई जाती हैं, तो उसको मिश्रित सस्यन यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, जौ। अब आप जो है इंटर क्रॉपिंग समझिए। जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक
असमान किस्में की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और आधार फसल यानी बेस क्रॉप को पंक्तियों में बोया जाता है, तो इसे अंतरासस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे अरहर के साथ में मूंगफली आपने बो दिया तो हम कह सकते हैं अरहर धन मूंगफली। क्लियर? अब इसी तरह आप समझिए राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। राइजोबियम कल्चर कार्बनिक पदार्थ और राइजोबियम जीवाणुओं का मिश्रण होता है। इसमें प्रयोग से दलहनी फसलों को 15-20% तक उपज बढ़ाई जा सकती है। इसका प्रयोग दलहनी फसलों जैसे उर्द, मूंग, अरहर, सोयाबीन, बरसीम आदि बुआई करने के लिए सघन समय पर किया जाता है। अलग अलग फसलों का विशिष्ट राइजोबियम कल्चर होता है। इसके प्रयोग से पौधों की जड़ों पर अधिक संख्या में बड़ी बड़ी सुडौल गुलाबी रंग की ग्रंथियों का निर्माण होता है। इस ग्रंथियों में राइजोबियम के जीवाणु रहते हैं जो अपने विकास के लिए पौधों की जड़ों में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उसके बदले में वायु से नाइट्रोजन को प्राकृतिक प्रभावों से संयुक्त होकर नाइट्रोजन जमा करते हैं, जिसकी 30 से लेकर 50% तक दलहनी फसलों द्वारा प्रयोग की जाती है तथा बाकी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में बदल जाती है जो बाद वाली फसल के काम में आ जाती है। इस प्रकार जीवाणु कल्चर के उपचार द्वारा अधिक जड़ ग्रंथियों का विकास होता है, जिससे राइजोबियम जीवाणुओं की अभूतपूर्व वृद्धि होती है तथा उसी अनुपात में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। उपचार विधि देखिए। बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी में घोल लेते हैं। इसमें कल्चर का एक पैकेट जो 250 ग्राम का होता है मिला देते हैं। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिला देते हैं, जिससे बीज के ऊपर हल्की परत जम जाती है। इसके बाद बीज को 2-3 घंटे छाया में सुखाकर प्रातः या शाम को बो देते हैं। बीज को तेज धूप से बचाना आवश्यक होता है। एक पैकेट 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 3 किलो कल्चर की आवश्यकता होती है। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए, ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जड़ों तक पहुंचाते हैं और पौधों के लिए उपयोगी हार्मोन, एंजाइम और विटामिन देकर उसकी वृद्धि को तीव्र कर देते हैं, तेज कर देते हैं। तो ये जो है, इस प्रकार से ये कल्चर है। अब इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रयोग आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से किया जाता है। जैसे बीज का अच्छा अंकुरण, पौधों का तेजी से विकास और पौधों का अधिक वृद्धि, भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार तथा जड़ों का तेजी से विकास होता है। भूमि की सूक्ष्म जीवाणु प्रक्रिया में वृद्धि होती है, अधिक उपज मिलती है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। और फसलों को एक बात और समझिए, बीजोपचार भी करना पड़ता है। बीज कुछ लिप्त तथा मृदा जनित रोगों के नियंत्रण के लिए, अंकुरण बढ़ाने के लिए, जीवाणु निरोध आदि के लिए बोने से पूर्व बीजों को बीजोपचार कहते हैं। जैसे गेहूँ आपने बोया है तो कैप्टान या थायराम इस प्रकार बो देते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित किया जाता है।
तो आपने इसको समझ लिया। अब प्रश्न लिखिए जो आप घर से करके लाएंगे और मुझे दिखाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आप लिखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, यानी मिश्रित सस्यन तथा अंतरा सस्यन लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, राइजोबियम कल्चर के बारे में लिखिए, इसकी उपचार विधि लिखिए। बस समाप्त हो गया। अब इतना ही करके आप मेरे पास भेजिए। धन्यवाद।